हेलो स्टूडेंट्स, पौधारों क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का पेपर सेकंड जिसका नाम है एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जिसकी यूनिट फर्स्ट के चैप्टर को लेकर के हम चल रहे हैं। चैप्टर हमारा टॉपिक होगा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, अर्थात हमें यहाँ पाचन की कारिकी के बारे में समझना है। हमारा जो सेकंड पेपर है वो फिजियोलॉजी है, एनिमल्स को लेकर के, एंड बायोकेमिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है थर्ड यूनिट में। और फिजियोलॉजी में अलग अलग चैप्टरों को फिजियोलॉजी के तौर पर हम समझेंगे, जिसमें हमने चैप्टर को लिया है डाइजेशन को, अर्थात पाचन की कारिकी हमें इस चैप्टर के अंदर समझनी है। ठीक है, अब देखिएगा, पाचन एक बेसिक क्रिया है, आमतौर से जीवधारियों में चलने वाली बेसिक क्रिया है, लेकिन उसकी हमें फिजियोलॉजी समझनी है। पाचन कहने में बहुत सरल लगती है, लेकिन बहुत जटिल, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, और उसी को हम विस्तार से यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि डाइजेशन यानी पाचन हम मानते हैं कि पाचन एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पाचक ग्रंथियों के द्वारा छोड़े जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा हो जाता है एक सामान्य तौर पर। लेकिन हमें पाचन को कंप्लीटली कारिकी रूप से समझने से पहले किसका पाचन होता है ये हमें समझना है। कहने का मतलब फूड यानी भोजन, फूड स्टफ, भोजन के जो घटक हैं उनके बारे में हम पहले जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि भोजन के घटकों को जान जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे सामान्य भोजन में प्रतिदिन हम क्या क्या शामिल करते हैं, कौन कौन से रासायनिक घटक हैं, कौन कौन से क्या नाम से कार्बनिक घटक हैं, कौन से कार्बनिक घटक हैं, उन घटकों के बारे में जब हमें पता चलेगा तो पाचन की क्रियाविधि को हम भली प्रकार से समझ पाएंगे। तो छात्रों, हम फिजियोलॉजी को समझने से पहले भोजन और भोजन के घटकों के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो देखिएगा, सामान्य तौर पर फूड स्टफ है ना, एक सामान्य भोजन की बात करते हैं तो देखिए, प्रत्येक जीवधारी के लिए अपनी जैविक क्रियाओं को चलाने हेतु सभी जैव क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। और प्रत्येक जीवधारी ऊर्जा कहाँ से हासिल करता है, ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है, दैट इज फैक्ट, ये भोजन से ही प्राप्त होती है। ठीक है, भोजन से प्राप्त होती है। अब देखिएगा, भोजन क्या है। हम बात करें तो ऊर्जा के द्वारा जैव क्रियाएं तो संचालित होती ही हैं, उसके अलावा बहुत सारे कार्य जीव के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, सारे ऊर्जा के द्वारा ही संपन्न होते हैं। हम जानते हैं बिना ऊर्जा के कार्य संभव नहीं होता, और ऊर्जा देने का काम फूड स्टफ यानी भोजन ही करता है। अब एक सामान्य तौर पर दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि हमारा भोजन क्या है, क्या क्या हम लेते हैं भोजन के अंदर, उस भोजन में क्या क्या आवश्यक घटक पाए जाते हैं, उनकी हमें थोड़ी जानकारी यहाँ लेनी है। ठीक है, तो हम भोजन को एक आम सामान्य तौर पर इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि एक जीवधारी के ऊतकों के द्वारा जब भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, ऊतकीय कोशिकाएं डाइजेशन के बाद जब भोजन को अवशोषित कर लेती हैं, पहुंच जाता है उनमें भोजन के घटक, तो क्या होता है, आवश्यक वृद्धि होती है कोशिकाओं में, सभी जैव क्रियाएं चलती हैं, टिश्यूज में, कोशिकाओं में, ऊतकों में रिपेयरिंग का काम भी होता है, ग्रोथ भी आती है। इन सबके लिए जो घटक उपलब्ध कराए जाते हैं वो भोजन की बात समझ में आई होगी। एक जीवधारी के अंदर पहुंचने के बाद उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी जैव क्रियाओं को चलाने के लिए जो घटक प्रदान किए जाते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। भोजन की प्रॉपर परिभाषा आप ये ले सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, भोजन में हम दिन प्रतिदिन देखें तो सामान्य तौर पर भोजन के स्रोत के रूप में हम अक्सर गेहूं, मुख्य रूप से चावल शामिल किए जाते हैं, मुख्य हैं भोजन के स्रोत। उसके अलावा अनेक चीजें होती हैं, दूध है,
दही है, मक्खन है, मांस है, अंडे हैं, दालें वगैरह, ये सारी चीजें, हरी सब्जियां और सब इसी में शामिल हो जाती है। और भी वगैरह वगैरह बहुत सारी होती है। मेरे कहने का मतलब यह है, भोजन की सटीक परिभाषा समझ लेने के बाद भोजन के स्रोत के रूप में हम गेहूं, चावल, दूध, दही, मक्खन, पनीर वगैरह, दालें, हरी सब्जियां, ये सब कुछ शामिल करते हैं। अनेकों चीजें हैं और, है ना। देखिए भोजन की प्रकृति के बारे में यदि हम सोचें, भोजन की प्रकृति के बारे में यदि हम सोचें तो इसकी प्रकृति अलग अलग है भोजन की। हमें यहाँ डाइजेशन को समझने से पहले भोजन को अच्छे ढंग से समझना, भोजन के घटकों को अच्छे से समझना है, क्योंकि सब कुछ समझ लेने के बाद हमें पाचन अच्छा समझ में आएगा। प्रकृति को देखें तो इसकी रासायनिक जो प्रकृति है और रासायनिक में एक एक बिंदु को अच्छे से समझना है। प्रकृति रासायनिक है, लेकिन रासायनिक में भी दो कंडीशन है। एक तो हम कहें कार्बनिक घटक पाए जाते हैं भोजन के अंदर, कार्बनिक घटक, और दूसरे हम कहें तो अकार्बनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जो भोजन हम प्रतिदिन हमारे दैनिक जीवन में यूज करते हैं, शामिल करते हैं, ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, इन सब में क्या है, कार्बनिक घटक भी पाया जाता है, अकार्बनिक घटक भी पाया जाता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं ये दोनों क्या है, रासायनिक है। प्रकृति कैसी हुई, रासायनिक हुई। ठीक है, अब देखिएगा अकार्बनिक घटक मोस्टली हम बात करें, कार्बनिक घटक की बात करें तो कार्बनिक घटक में देखिए कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट घटक है। भोजन का मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन पाया जाता है, इसका मतलब भोजन का कार्बनिक घटक हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अक्सर क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन 100% पाया जाता है, उन्हीं को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन के परमाणु भी होते हैं, होने को तो अभी आगे डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भोजन के इंपॉर्टेंट घटक हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हम ज्यादातर जो एनर्जी लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं प्रतिदिन। ठीक है, उसके अलावा कार्बनिक घटक में हम बात करें तो देखो प्रोटीन भी इसी में आ जाती है, क्योंकि प्रोटीन एमिनो एसिड की पॉलीमर होती है। एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप और एसिड ग्रुप पाए जाते हैं। उसके अलावा एक कार्बन चेन पाई जाती है, कार्बन की चेन तो कार्बनिक घटक तो ही है निश्चित रूप से। और प्रोटीन ऊर्जा का भी अच्छा स्रोत होता है, तो भोजन में ये निश्चित रूप से पाई जाती है, कार्बनिक है। उसके अलावा लिपिड, जानी पहचानी चीज है लिपिड, है ना। ठीक है, लिपिड में भी हम जानते हैं लिपिड क्या है, वसा अम्ल है, वसा अम्लों का बहुलक है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल है, आपस में जुड़ने के बाद जब जल अपघटन होता है, जल का अणु बाहर निकलता है, वमन बनता है, तो उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, जो हाई एनर्जी देने वाले ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं इसके भोजन के। भोजन की प्रकृति तो रासायनिक है, रासायनिक में भी दो भेद, कार्बनिक और अकार्बनिक है। कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड तीनों बहुत इंपॉर्टेंट घटक हैं और तीनों ही एनर्जी के अच्छे स्रोत हैं। मैक्सिमम एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं सबसे पहले, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, लिपिड भी एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत है। इन सब में ये चीजें पाई जाती हैं। अकार्बनिक घटक की बात करते हैं तो इसमें केवल खनिज लवण पाए जाते हैं, मिनरल साल्ट्स। मिनरल साल्ट्स एंड वाटर। ठीक है, ये अकार्बनिक घटक है जो कि मिनरल साल्ट्स में कोई कार्बन का परमाणु नहीं पाया जाता। जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी खनिज लवण होते हैं, है ना, सोडियम है, क्लोराइड वगैरह है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम वगैरह है, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल्स के घटक है और इनमें कोई कार्बन नहीं पाया जाता। भोजन के अकार्बनिक घटक बनाते हैं, है ना। और वाटर तो है, वाटर इंपॉर्टेंट घटक है जो अकार्बनिक है, भोजन का घटक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि भोजन है क्या। भोजन वही पदार्थ है जो जीवों में मरम्मत, वृद्धि, है ना, जैव क्रियाएं चलाने के लिए घटक प्रदान करता है।
वो भोजन हो गया। भोजन के मुख्य स्रोत क्या है? ये भोजन के स्रोत हैं, और भी हैं अनेक। और भोजन की प्रकृति क्या है? रासायनिक, जिसमें कार्बनिक परिकार्बनिक दोनों प्रकार से है कार्बनिक घटक। और देखिएगा इन दोनों घटकों में से जो हम डिस्कस करेंगे, जो बॉडी में हमारे सबसे अधिक काम में आता है, जो इम्पोर्टेंट ऊर्जा देने में इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन है, तीनों मुख्य। इन्हीं को आगे हम डिस्कस भी करेंगे। वाटर तो देखिए इसेंशियल है, वैसे भी मैक्सिमम पाया जाता है, और हमारी कोशिकाओं में जीवधारी के अंदर मैक्सिमम पार्ट कोशिका द्रव में भी जल का होता है। जल तो जीवन के लिए अनिवार्य है ही है, उसके अलावा मेन घटक ये है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब एक एक घटक को लेकर के हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भोजन का पहला घटक ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखिए ऐसा माना गया है कि कार्बोहाइड्रेट से जितनी एनर्जी हम लेते हैं, भोजन से हम जितनी एनर्जी लेते हैं, उसमें लगभग ऐसा माना गया है कि 55 से और 60-65% जो एनर्जी हमें मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है, आंकड़ों के अनुसार, है ना। 55 से 60 या 65% एनर्जी हम किससे ले पाते हैं? कार्बोहाइड्रेट से ले पाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसा नाम से हमें पता चलता है कार्बोहाइड्रेट क्या है। वैसे देखें तो कार्बोहाइड्रेट देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल के एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव जो है, एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव्स। ठीक है, समझना कार्बोहाइड्रेट क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के लिए क्या, या तो एल्डिहाइड या कीटोन डेरिवेटिव होंगे, या तो CHO ग्रुप लगा होगा एंड में किसी एक कार्बन पर, या फिर श्रृंखला के एंड में एक कार्बन पर कीटोन समूह लगा होगा। कहने का मतलब यह है जो शर्कराएं होती हैं, कार्बोहाइड्रेट का मतलब शर्करा, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो क्या नाम से एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, कीटोन भी हो सकते हैं, यानी CO समूह भी पाया जाता है, CHO समूह भी पाया जाता है, दोनों प्रकार से की शर्कराएं पाई जाती है। और इन दोनों को ग्रुप के अनुसार, यदि कीटोन ग्रुप है तो कीटोजेज और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोजेज। एल्डोजेज और कीटोजेज, इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। कीटोन समूह है तो कीटोजेज शर्कराएं बोलते हैं, एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोजेज शर्कराएं बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनकी ये है। और देखिए वैसे देखें तो एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये तीनों प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। और सामान्य तौर पर इनका जो अनुपात होता है वो भी लगभग निश्चित रूप से ये होता है। क्या होता है? कार्बन 1 अनुपात मिलेगा, हाइड्रोजन 2 अनुपात में मिलेगा, ऑक्सीजन 1 अनुपात में मिलेगा। कुल मिलाकर CHO कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 होता है। और इस तरह का यदि अनुपात है तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा मानना। चूंकि इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, यानी इसका जो मूलानुपाती सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो इस प्रकार से माना गया है। ये आपको ध्यान रखना, CnH2O का होल स्क्वायर है। ठीक है, चूंकि देखिएगा Cn फॉर नंबर, कार्बन के नंबर कितने हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें C फॉर N कार्बन 6 है,
कार्बन 6 है तो N की जगह 6 रख देंगे, है ना। और इस N की जगह भी 6 रख देंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे तो H के नीचे 2 लगा हुआ, 6 दूनी 12 है। H कितने हो जाएंगे 12 और O कितने हो जाएंगे 6। तो ये क्या बना हमारे पास ग्लूकोज C6H12O6 जो जनरली हम पढ़ते हैं अनेक जगह पर ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज क्या है, एक बहुत जानी पहचानी कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेकेराइड है, शर्करा है ना, शर्करा जिसका हम सर्वाधिक बार जिक्र करते हैं जीव विज्ञान के अंदर। ये वही शर्करा है जिसको पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान स्वयं निर्मित करते हैं H2 एंड CO2 के कॉम्बिनेशन से, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है CnH2 का होल N, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी फैक्ट है कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन के परमाणु किस अनुपात में पाया जाता है, 1:2:1 में, और इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो CnH2 होगा। किसी भी हम एक शर्करा को लेकर के कार्बन के नीचे N की जगह पर इसकी संख्या रख करके हम उसका अणुसूत्र निकाल सकते हैं, शर्करा, ठीक है। अब देखिए शर्करा के प्रमुख स्रोत के बारे में हम बात करें, यानी शर्करा किन से हमें ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। तो स्रोत भी इसके अनेकों हैं, लेकिन कुछ उदाहरण हम यहाँ जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए गन्ने में कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, बहुत अच्छा स्रोत है ये कार्बोहाइड्रेट का गन्ना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर सुक्रोज पाई जाती है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। चुकंदर है, इसमें भी अधिक मात्रा में शर्करा पाई जाती है। चुकंदर है, आलू है ना, और अपना चावल है, इसमें भी काफी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। वैसे तो और भी है स्रोत, लेकिन बहुत अच्छे स्रोत कार्बोहाइड्रेट के बहुत अच्छे स्रोत ये है गन्ना, चुकंदर, आलू, चावल, ठीक है। इनसे अच्छी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। अब हमें कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखना। कार्बोहाइड्रेट के कई प्रकार होते हैं, मोस्टली इनको 3 प्रकारों में बांटा गया है। और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमें देखना है, तो वर्गीकरण में देखिए इसको अपघटित करने पर टूटने वाली इकाइयों की संख्या के आधार पर क्लासिफाई किया, ठीक है। कहने का मतलब यह है यदि कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन करें तो टूटने के बाद, अपघटन होने के बाद कितनी छोटी इकाइयां निकल करके आती है, उनकी संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफिकेशन यहाँ किया है। जिनके 3 वर्ग यहाँ दिए हुए हैं, तीनों को हम एक एक को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें से देखिएगा जो पहली होती है उसको कहा गया है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड शर्करा, है ना। और देखिए अब एक एक को थोड़ा सा समझ लेना। मोनोसेकेराइड, सेकेराइड तो सभी शर्कराओं सभी शर्कराओं के लिए लगाते हैं, है ना। बाकी आगे जो मोनो लगा होगा, सीधा इससे जाहिर होता है कि ये ऐसी शर्कराएं हैं, ऐसी सेकेराइड हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको यदि अपघटित किया जाए, इनका जल अपघटन किया जाए तो क्या नाम से मोनो यानी एक ही इकाई आती है। कुल मिलाकर या फिर हम ये कह सकते हैं इनमें केवल ऐसे सेकेराइड्स हैं, ऐसी शर्कराएं हैं ये जिनमें केवल मोनो यानी एक ही इकाई पाई जाती है, अर्थात एक इकाई पाई जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं इनमें जल अपघटन नहीं होता, एक इकाई पाई जाती है। विशेषता यहाँ ध्यान रखनी है, मोनो है तो एक इकाई पाई जाती है, और ऐसी शर्कराओं का जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन नहीं होता, इसलिए जल अपघटन होता नहीं है, केवल एक इकाई में पाई जाती है, इसलिए इनको सरल शर्करा कहते हैं। ध्यान रखना, इन्हें कहते हैं सरल शर्करा, सरल शर्कराएं हैं, ठीक है। और ऐसी शर्कराओं के उदाहरण भी अनेक हैं,
जिनमें से हम ट्रायोजेज, टेट्रोजेज, पेंटोजेज, हेक्सोज, है ना, इस तरीके से इनको बांटने को तो, लेकिन इनके ट्रायोजेज है। और ट्रायोजेज का मतलब सीधा ये है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन से कम कार्बन के द्वारा शर्करा का निर्माण नहीं होता है। यानी शर्करा के निर्माण के लिए 3 कार्बन तो न्यूनतम होने ही चाहिए। न्यूनतम 3 कार्बन और 3 कार्बन वाले ट्रायोजेज शर्करा हो जाएगी, है ना। ठीक है, इसमें जैसे हम एल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड की बात करते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड भी ट्रायोजेज शर्करा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड ट्रायोजेज शर्करा ही है। ठीक है, ये 3 कार्बन। टेट्रोजेज, टेट्राफोर 4 कार्बन वाली हो गई, ये 4 कार्बन वाली शर्करा है। और 4 कार्बन की मैं हम उदाहरण इरिथ्रोलोज, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोलोज। पेंटोजेज ले लीजिए, 5 कार्बन हो जाएंगे। 5 कार्बन में तो जाना पहचाना उदाहरण राइबोज का चलता है, डीऑक्सीराइबोज का चलता है, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, 5 कार्बन और एक हेक्सोज, जिसका हम जाना पहचाना उदाहरण जो सामान्य तौर पर पढ़ा जाता है वो क्या है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, हेक्सोज शर्करा है। हेक्सोज फॉर नंबर ऑफ कार्बन 6 है ना, तो ग्लूकोज हो गया। इसी तरीके से फ्रक्टोज भी इसी में आती है, फ्रक्टोज है, और भी कई शर्करा है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है ये सभी शर्कराएं ऐसी हैं जिनको यदि तोड़ा जाएगा, जल अपघटित किया जाएगा तो कई सारी इकाई निकल के नहीं आएंगी, एक ही इकाई है अपघटन होगा ही नहीं, फॉर्मूला है ना। ये 6 कार्बन की एक इकाई इसमें 5 कार्बन की एक इकाई, कोई अपघटन नहीं होता, सरल प्रकार की शर्कराएं इस तरीके से ये पाए। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगला प्रकार। अगला प्रकार मोनोसैकेराइड हो गया, उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है ओलिगोसैकेराइड में केवल इतना फर्क है 2 से लेकर के 2 से 10 इकाइयां इसमें टूट कर गया। 2 से लेकर के 10 तक यदि आप गठन करेंगे तो 2 से लेकर 10 तक की इकाइयां, छोटी इकाइयां टूट करके आएंगी। तो ऐसी शर्करा को हम ओलिगोसैकेराइड के अंदर रखते हैं, ओलिगोसैकेराइड के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए डाइसैकेराइड भी आ जाएंगे। अब डाइसैकेराइड जैसे डाइसैकेराइड है ना, डाइसैकेराइड। अब डाइसैकेराइड की बात करें तो इसमें सैकेराइड यानी शर्करा की इकाई कितनी आएंगी, डाइफोर 2 इकाइयां आती है, और 2 इकाई का डाइसैकेराइड का बहुत अच्छे उदाहरण हम पढ़ते हैं। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जुड़ता है तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है ना, सुक्रोज नहीं सॉरी माल्टोज बनता है। तो माल्टोज इसी का उदाहरण है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज जुड़ता है, 2 इकाइयां आपस में जुड़ी तो क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, सुक्रोज, है ना। इसी तरह लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सारी इकाइयां कैसी है, डाइसैकेराइड। अर्थात इनका जब आप गठन करेंगे तो 2 छोटी इकाइयां निकल करके आएंगी, 2 आती है, 2 से लेकर 10 तक हो सकती है, तो ये डाइसैकेराइड। ऐसे इसी तरह ट्राइसैकेराइड होती है, टेट्रासैकेराइड होती है, पेंटासैकेराइड, हेक्सा, डेका तक होती है, डेका 4 10 इकाइयों तक ये पाई जाती है। तो इस तरह के उदाहरण है, जैसे रेबिनोज है, वर्बेस्कोज है, रेबिनोज, वर्बेस्कोज, ये सारी कई इकाइयां इनमें से निकल करके आती है, तो वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर आ जाती है। आपको इतना याद है।
इसी तरह तीसरी जो शर्करा होती है वो है पॉलीसेकेराइड। जैसा नाम से हमें पता चलता है पॉली फॉर अनेक, है ना, सैकराइड शर्करा की इकाइयां, कुल मिलाकर इनके अपघटन से शर्करा की अनेकों इकाइयां निकल करके आती हैं, तो वो पॉलीसेकेराइड बहुशर्करा इनको कहा जाता है ना। और ऐसी इकाइयां 10 से लेकर हजारों तक आती है इसके अंदर। छोटी इकाइयां अपघटन करेंगे तो 10 से लेकर के 10 तक इसमें आई, 10 से लेकर के हजारों तक इकाइयां निकल के आती हैं। ऐसी पॉलीसेकेराइड शर्कराएं होती हैं। इनमें जाने पहचाने उदाहरण आप लोगों ने देखिए पढ़े होंगे, जो हमारे भोजन का भी बहुत अच्छा स्रोत है, जिसमें मोस्टली स्टार्च चलता है। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। स्टार्च में हजारों की संख्या में एक छोटी मोनोमर इकाइयां पाई जाती है, इसका पाचन किया जाता है। अगर इकाइयां अधिक नहीं होती तो हम सीधे इसको बिना पाचन के अवशोषित कर सकते थे हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दूध के माध्यम। लेकिन इसमें अनेकों इकाइयां, इतना बड़ा अणुभार इनका हो जाता है कि वो सीधे अवशोषित, इसलिए इनको इसको पचाने की जरूरत पड़ती है। पचाने के लिए स्टार्च को सर्वप्रथम मुंह में होता है पाचन, जिसमें एमाइलेज जिसको डाइसेकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। ठीक है, माल्टोज को फिर हमारे आमाशय में और छोटी आंत में जाने के पश्चात ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर अवशोषित किया जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। तो ये पॉलीमर होती है। इसी तरीके से ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन भी हमारे भोजन का संचित घटक है। ग्लाइकोजन के रूप में लिवर में हम भोजन को संचित करके रखते हैं, लिवर के द्वारा कन्वर्टेशन किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है भोजन। ये भी अच्छा बहुलक है, ये भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती है ग्लाइकोजन। और जो जैसे मान लीजिए सेलुलोज है, सेलुलोज के पादपों कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इतना बड़ा लंबा घटक है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों पॉलीसेकेराइड्स में यहाँ पाए जाते हैं। तो ये सेकेराइड यानी शर्करा के बारे में हमने चर्चा की, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, जो भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी घटक और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।